हेलो एवरीवन, फिर से पढ़ने में आपका स्वागत है। मैं मीनस जैन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज 2026 के अंदर एक शानदार सा चैप्टर लेकर वर्क एनर्जी पावर। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, पोटेंशियल एनर्जी V versus distance is given by graph. Rank various region as per the magnitudes of the force acting on the particle from high to low. बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ हमें दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि किस रीजन में, ए बी वाले में, सी डी वाले में, बी सी वाले में, डी ई वाले में कहाँ फोर्स सबसे ज्यादा है। मैग्नीट्यूड वाइज हमें कंपेयर करना है। क्वेश्चन आसान है। फोर्स बेसिकली जो होता है F इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाय डेल आर होता है, करेक्ट। हमें यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ स्लोप से मतलब है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का अगर मुझे स्लोप निकल गया और मैंने स्लोप कंपेयर कर दिया तो मेरा काम हो गया। स्लोप चाहिए मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एंगल चाहिए या tan थीटा चाहिए, ऐसा बोल दो। अब आप देखो ए बी रीजन, राइट, तो ये 1 यूनिट है ना, 1 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y एक्सिस में कितनी यूनिट आ रही है, 1 2 3 यूनिट आ रही है और x में 1 है। तो ये जो BC वाला रीजन है इसका स्लोप मुझे सबसे बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे स्लोप 0 है तो फोर्स बेसिकली 0 हो जाएगा और ये वाला फोर्स, ये वाला स्लोप है। यहाँ पे y की यूनिट 1 है और x की यूनिट 2 है, ठीक। तो इसका स्लोप कितना हो गया, लेट्स से 1/2। इसका स्लोप कितना हो गया, लेट्स से 1/1 और इसका स्लोप कितना हो गया, लेट्स से 3/1, करेक्ट। तो बहुत क्लियरली कंपेयर हो गया तो कि ये वाला जो फोर्स है BC ये सबसे बड़ा है मैग्नीट्यूड में। उसके बाद आता है मेरा 1/1 AB, उसके बाद आता है मेरा लास्ट वाला DE और उसके बाद आता है मेरा 0 फोर्स C से D। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। A body of mass 2 kg is moving along x direction such that its displacement as function of time is given by x equals to alpha t square plus beta t plus gamma meter, where where alpha, beta and gamma are 1, 1 and 1. The work done on the body during the time interval t equal to 2 to t equal to 3 seconds will be. देखो प्रॉब्लम काफी आसान है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर दूं, अगर मैं अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूं तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में दे कितना रखा मुझे, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, करेक्ट। ये फंक्शन दे रखा है एक्स का टी के साथ और हमसे क्या पूछा, वर्क डन पूछा है। मैं सिंपल से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ और वर्क एनर्जी थ्योरम में टोटल वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, राइट। सो बेसिकली सबसे पहले काम करते हैं, वी कैलकुलेट वेलोसिटी। सो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2t + 1। नाउ इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली कब, जब t = 2 है तो t = 2 पे मेरी वेलोसिटी कितनी है, ये है 5 और t = 3 पे मेरी वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी बोलता हूं उसको, ये हो जाएगी मेरी 7, राइट। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू मास 2 kg इनटू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। सो 2 से 2 गया, ये 49 minus 25 will give me 24 joule. This is the correct answer. चलिए ये देखते हैं अगला सवाल। Given below are two statement. Statement 1 says an object moves from position R1 to R2 under conservative force field F. The work done by the force is W equals to minus F dot dr R1 से R2, right? Second statement में उन्होंने बताया an object moving from one location to another location can follow infinite number of paths. Therefore, the amount of work done by objects changes with path it follows for conservative force. देखो काफी सिंपल सवाल है। स्टेटमेंट 2 तो अपने को सीधे समझ में आ रहा है कि फोर्स कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव फोर्स में जब भी अपन वर्क डन निकालते हैं तो वो इनिशियल पाथ से फाइनल पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 तो मेरा गलत हो गया क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट 1 क्या हो रहा है कि वर्क डन F डॉट dr R1 से R2 होता है विद अ नेगेटिव साइन, जो कि गलत बात है। वर्क डन अपन कैसे निकालते हैं, F डॉट dr। अब एक्चुअली में हमारे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट 2 भी गलत है, करेक्ट। बट एनडी ने इसका आंसर कुछ अलग दिया है और वो आंसर दिया था कि स्टेटमेंट 1 ट्रू दे दिया था हमने। स्टेटमेंट 1 उनके हिसाब से ट्रू है और स्टेटमेंट 2 उनके हिसाब से फॉल्स है।
So, but the correct answer is this statement 1 is false and statement 2 is also false. तो आइए देखते हैं एक और सवाल. यहाँ पर हमें दे रखा है a small bob A of mass m attached to a massless rigid rod of length 1 meter pivoted at point P and kept at an angle 60 degree with the vertical as shown in the figure. At a distance of 1 meter below point P, another identical bob B is kept at rest on smooth horizontal surface that extends to a circular track of radius r as shown in the figure. If bob B just manages to complete the circular path of radius r up to a point Q after being hit elastically by bob A, then radius is. देखो मल्टी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत ही आसान है. क्या देखा है यहाँ पर कि एक मास है जो कि बॉब है बेसिकली, है ना, और इसका मास m है. दूसरा बॉब है, उसका मास भी m है, और ये 60 डिग्री पे है. इसकी लेंथ 1 मीटर है, इसकी भी यहाँ से डिस्टेंस ये भी 1 मीटर है. दोनों 1 मीटर दे रखा है. अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से छोड़ा. जब इसको यहाँ से छोड़ा तो ये जाएगा, ये जाके इसको टकराएगा. करेक्ट. दोनों के बीच में कोलिजन कैसा हो रहा है, लिखा है यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है दोनों के बीच में. करेक्ट. दोनों का मास सेम है. फिर क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा और ये इट ट्राइज टू मैनेज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ठीक, ये है सवाल. चलो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं. जैसे ही मैं इस पॉइंट से यहाँ पे इसको छोड़ूंगा तो ये कुछ ऐसा नीचे आएगा, और जब ये यहाँ आ गया तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी. इसको मैं बोल देता हूँ VB, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट दिस पॉइंट. ठीक है. अब देखिए जरा से, जब ये बॉल यहाँ आ रही होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो निकाल लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से. सो वी नो दैट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर मैं 1 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है, क्वेश्चन में दे ही रखा है. दोनों 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा 1 cos 60, राइट. 1 cos 60. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mg L1 माइनस cos थीटा, है ना. ये अपन बहुत बार कर चुके हैं इस तरह के सवाल. तो जो वेलोसिटी है मेरे पास वो आ गई मेरे पास 2g L1 माइनस cos थीटा. अब cos 60 इज 1/2, तो मेरे पास हो गया 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये पूरा रूट में आ गया. रूट जी एल इज द वेलोसिटी. अब लेंथ 1 मीटर है तो स्पीड कितनी आ गई मेरे पास, √10 मीटर पर सेकेंड. अब कॉन्सेप्ट नंबर 2, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है. यहाँ पर ये जो बॉल है दोनों का मास सेम है और ये रेस्ट पे है. क्वेश्चन में लिखा है ये वाली बॉडी का है रेस्ट पे. अब जैसे ये रेस्ट पे है, आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी कि इलास्टिक कोलिजन होता है और दोनों का मास अगर सेम होता है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है. करेक्ट. इसका मतलब अब बॉल ए की जो स्पीड थी, फाइनल स्पीड वो 0 हो जाएगी, और आफ्टर कोलिजन बी की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी √10 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. चलो, तो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो. अब ये स्मूथ सरफेस पे आगे बढ़ रहा है तो ये सेम स्पीड से आगे बढ़ेगा. अब इस यहाँ पर जब ये पहुंचेगा इस पॉइंट पे, इसके बाद क्या सर्कुलर मोशन करना है इसको. और आप ये जानते हैं कि अगर इसको सर्कुलर मोशन करना है ना, इट जस्ट मैनेज, तो यहाँ पर मिनिमम स्पीड कितनी होना चाहिए, v मिनिमम होना चाहिए मेरे पास √5g इंटू रेडियस ऑफ द ट्रैक. करेक्ट. इतनी स्पीड होना ही चाहिए, तभी जाके मेरे पास लूपिंग द लूप कॉन्सेप्ट हो सकता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉडी जा सकती है. इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये इसके बराबर होना चाहिए. करेक्ट. तो मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ. √10 इज इक्वल्स टू √5gr. सो 5 से कैंसिल हो गया, 2 में दो तरफ स्क्वायर कर दो. 2 इक्वल टू gr, रेडियस आ गई मेरे पास, g की वैल्यू 10 डाल देते हैं तो 1/5. तो यहाँ से मेरे पास जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप निकल के आया है वो आ गया है 1/5 मीटर. चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल. 2 blocks with mass 100 gram and 200 gram are attached to the ends of spring A and B as shown in the figure. The energy stored in A is E. The energy stored in B when spring constants Ka and Kb of A and B respectively satisfy the relation 4Ka equals to 3Kb. आपको बेसिकली इसमें एनर्जी अगर मान लीजिए उन्होंने E बोल रखी तो आपसे पूछा गया है कि जो सेकेंड स्प्रिंग है इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ E बताना है आपको. ठीक है. चलो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसमें एनर्जी क्यों स्टोर हो रही है, क्योंकि इसने एक मास को सस्पेंड कर रखा है, और जब भी कोई स्प्रिंग से एक मास सस्पेंडेड होता है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है नीचे mg, और उसमें इलोंगेशन आता है kx.
राइट। बेसिकली इलॉन्गेशन x आता है और जो स्प्रिंग फोर्स लगता है वो kx लगता है, करेक्ट। अच्छा, सो kx इज इक्वल्स टू mg, ये होती है कंडीशन इक्विलिब्रियम पे। अब इससे मुझे ये पता पड़ जाता है कि कोई भी स्प्रिंग खिंची कितनी है, उसमें इलॉन्गेशन कितना है। एनर्जी अगर मुझे निकालना है तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इफ आई रिप्लेस एक्स देन आई कैन राइट इट एज m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k स्क्वायर, राइट। x को मैंने लिख दिया mg बाय k। तो यहां से आप देखो k से k कैंसिल हो गया, तो एनर्जी जो आ गई मेरे पास वो प्रोपोर्शनल आ गई m स्क्वायर बाय k की, ठीक है। बाकी सब तो कांस्टेंट है। अब देखो हमें मासेस पता है, ma b पता है। पहले वाले की एनर्जी कितनी है, E है। दूसरे वाले की एनर्जी E डैश बोलता हूँ, ये मुझे निकालना है ना। पहले वाले का मास कितना है, पहले वाले का मास 100 ग्राम है। 100 ग्राम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका k कितना, Ka बोल देते हैं इसको, इनटू रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा Kb और मास कितना है इसका 200 ग्राम का होल स्क्वायर। अब देखो ये पूरा पूरा कट गया और नीचे इसको मैं 2 का स्क्वायर 4 लिख देता हूँ। सो इट इज Kb अपॉन 4Ka, सो E अपॉन E डैश मुझे निकालना है। देखो 4Ka की वैल्यू जो है वो 3Kb है, तो 4Ka को उन्होंने 3Kb लिख दिया। सो Kb डिवाइडेड बाय 3Kb, ये कट गया, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3E इज इक्वल्स टू E डैश, मतलब जो सेकेंड वाली स्प्रिंग है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो 3 टाइम्स होगी फर्स्ट वाली के। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल बाय थ्रेड ऑफ लेंथ r, if the tension in the thread is 0 at an angle 30 degree as shown in the figure, the velocity at the bottom point A of the circular path is। क्वेश्चन ये देखा है आपको कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस स्मॉल r है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे कोई एक पॉइंट है, वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई है। अब पार्टिकल का टेंशन 0 हो गया, राइट, टेंशन 0 हो गया, ठीक है, टेंशन 0। अब देखो ध्यान से कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड जो होगी वो va बोल देते हैं अपन, और यहाँ पर ये p पॉइंट है, तो यहाँ पर पार्टिकल की जो स्पीड होगी टेंजेंशियल होगी उसको vp बोल देते हैं, करेक्ट। नाउ अब क्योंकि ये रस्सी से कनेक्टेड है तो इसके ऊपर पहले फोर्सेस देखते हैं। फोर्स कितना लग रहा है, एक तो लग रहा है mg का और एक लग रहा है फोर्स टेंशन, करेक्ट, इस दिशा में। हालांकि मुझे टेंशन को 0 करना है, बट अभी के लिए ले लेते हैं उसको। नाउ अगर ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो नेट फोर्स कहाँ होगा, सेंटर की तरफ, है ना। तो नेट फोर्स उसका सेंटर जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा उस पॉइंट पर। सो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको, ये एंगल सेंटर की तरफ नेट फोर्स निकाल लेते हैं, ये एंगल 60 डिग्री, ये 30 है तो 60, तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ कितना आ गया v स्क्वायर बाय r, दैट इज इक्वल्स टू mg। अब ये mg है, mg का कंपोनेंट इधर हो जाएगा, mg का कंपोनेंट इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg sin 60 और ये mg cos 60। तो अपने को sin 60 से अभी कोई काम नहीं है, अपन तो सेंटर की तरफ फोर्स देख रहे हैं सिर्फ। सो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर that is equals to v square by r equal to net force towards center, that is mg cos 60 plus t by m। अब उन्होंने बोल दिया कि भाई इस पॉइंट पे टेंशन क्या कर दो, 0 कर दो। जब टेंशन 0 कर दिया था m से m कट गया, मेरे पास vp स्क्वायर इज इक्वल्स टू gr इंटू cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक है, ये vp स्क्वायर आ गया। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ यहाँ पर हमें P पॉइंट की स्पीड तो पता चल गई, हमें A पॉइंट की पूछी है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इन दोनों के बीच में क्या लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। मैं रेफरेंस यहाँ मान लेता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर 0, काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट है बेसिकली ये डिस्टेंस, ये r, ये एंगल 30, सो r cos 30, r sin 30, दिस इज r/2 एंड दिस इज r। यहाँ पे स्मॉल r ले देता है, क्वेश्चन में स्मॉल r दे देता है। So, using energy conservation, initial kinetic energy
प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv a स्क्वायर एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी mg r प्लस r बाई टू दैट इज 3r बाई टू और काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ mvp स्क्वायर। अब vp की वैल्यू मुझे पता है, vp स्क्वायर ही पता है पूरा gr बाई टू, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, m कैंसिल कर देते हैं तो v स्क्वायर a बाई टू इज इक्वल टू 3gr बाई टू प्लस v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है gr बाई टू और एक टू ऑलरेडी यहाँ चल रहा है, इस टू को भी हटा देते हैं, सो इट इज v a स्क्वायर इक्वल टू gr कॉमन निकाल लो 3 प्लस 1 बाई टू, 3 प्लस 1 बाई टू 7 बाई टू और मेरा करेक्ट आंसर आ गया 7 बाई टू आर जी। अब क्योंकि हमें स्पीड चाहिए तो इसका अंडर रूट ले लो, सो द करेक्ट आंसर इज रूट 7 बाई टू आर जी। दिस इज द स्पीड एट पॉइंट ए। ठीक, Physics A Fun Day. Physics A Fun Day.